संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा के दौरान पीएम का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी। नेहरू ने लिखा, वंदे मातरम से मुस्लिम भड़केंगे। वंदे मातरम को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जिन्ना ने वंदे मातरम का किया था विरोध। मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम का बंटवारा हुआ। पीएम ने अंग्रेजों को लेकर कहा, वंदे मातरम ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। आजादी की पूरी यात्रा में जन जन की आवाज थी वंदे मातरम। लोकसभा में पीएम मोदी को जवाब देते हुए बोले गौरव गोगोई। कहा, नेहरू जी के योगदान पर नहीं लगा पाओगे काला दाग। पीएम का मकसद राजनीतिक रंग देने का है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, आपने कभी बंगाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने बंकिम दा को नहीं समझा। अमार सोनार बांग्ला में आपको बांग्लादेश दिखता है। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव। कहा, ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इनका बनाया हुआ है। ये लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी करते थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया तंज। कहा, वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए है। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, बीजेपी के पुरखों ने अंग्रेजों के लिए की थी मुखबिरी। वंदे मातरम के पीछे अपना कारनामा छिपाना चाहती है बीजेपी। राज्यसभा में कांग्रेस ने इंडिगो का मुद्दा उठाया। सरकार से मांगा जवाब। उड्डयन मंत्री ने कहा, संकट के लिए इंडिगो जिम्मेदार। इंडिगो को नियमों का पालन करना होगा। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार। कहा, इंडिगो फ्लाइट के आगे झुक गई है सरकार। इंडिगो की आज भी 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द। इंडिगो संकट मामले को लेकर राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट। विपक्ष का आरोप, क्राइसिस के नाम पर हुआ घोटाला। सुप्रीम कोर्ट के जज से हो पूरे मामले की जांच। सातवें दिन भी इंडिगो कैंसिलेशन का संकट जारी। दिल्ली एयरपोर्ट से 134, बेंगलुरु से 127, हैदराबाद से 77 उड़ानें रद्द। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट से 71 और जयपुर से 27 उड़ानें आज भी रद्द। गोवा अग्निकांड में एक और गिरफ्तारी। दिल्ली से ऑपरेशन मैनेजर गिरफ्तार। क्लब का मालिक सौरभ लूथरा अभी भी फरार है। सौरभ लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे। अब निशांत कुमार संभाले पार्टी की कमान। पोस्टर पर लिखा है, नीतीश सेवक मांगे निशांत। पटना में पोस्टर लगने के साथ ही निशांत की राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज हो गई है। घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट। कहा, यूपी की कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं पर सख्त कार्रवाई शुरू। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में अमित शाह का दावा, न ईवीएम खराब है न मतदाता सूची खराब। अमित शाह ने कहा, देश की जनता ने कांग्रेस को न उनके साथी दलों को स्वीकारा है। कर्नाटक सीएम के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सिद्धारमैया की 2023 विधानसभा चुनावों में वरुणा क्षेत्र से जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस किया जारी। अमृतसर पहुंची है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। कैबिनेट और सीनियर नेताओं के साथ हरमिंदर साहिब में टेका मथा। दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ भी गई। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 1 करोड़ के इनामी रामधेर मस्जी समेत 12 बड़े नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वालों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। हैदराबाद में दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने रियल एस्टेट एजेंट की हत्या कर दी। पहले चाकू से गोदा, फिर गोली मारी। मौके पर हुई एजेंट की मौत। यूपी के बांदा में सास बहू के झगड़े ने लिया खतरनाक मोड़। घर के बाहर सास बहू के बीच जमकर मारपीट हुई। बाप और बेटे ने बहाया एक दूसरे का खून।
चंडीगढ़ में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता ने की हत्या। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने हत्या के आरोपियों पर मामला दर्ज किया। यूपी के कानपुर में हथियारबंद दबंगों ने घर के बाहर से युवक को अगवा किया। युवक को बंधक बनाकर लाठी से पीटने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ। मुर्शिदाबाद के प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए तेजी से चंदा हुआ जमा। गिनती हाथ से करना नहीं हो पा रहा संभव। मनी काउंटिंग मशीन से की जा रही है पैसे की गिनती। और आज छठे दिन भी इंडिगो कैंसिलेशन संकट जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट से आज 134 उड़ानें रद्द हो गई। आज छठा दिन है जब इंडिगो को लेकर संकट बरकरार है। देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आज भी यात्री जो है वो परेशान नजर आए। और ये आप दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से जो लगेज हैं उनका आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लगेज जो है वो रखे हुए हैं। ये वो लगेज हैं यात्रियों के जिन्हें अब तक यात्रियों को नहीं दिया गया है, यानी कि लैंड टेक ऑफ की परेशानी और लगेज यात्रियों तक नहीं पहुंच रहे। इंडिगो का क्राइसिस लगातार जारी है। तस्वीर बदली हुई नहीं लग रही है, यानी कहा जाए कि जो कोशिशें इंडिगो की तरफ से थी बयान जारी करके कि सामान्य कर दिया जाएगा, सामान्य कुछ नहीं हुआ है। आज भी 134 फ्लाइटें रद्द हुई है, जिसमें कहा जाए कि 75 जो है दिल्ली से जो डिपार्चर होनी थी वो रद्द हुई है और 59 यानी 59 ऐसी जो अराइवल्स जो फ्लाइट्स थी जो वो भी रद्द हुई है। यानी कहा जाए कि जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से जो क्योस देख रहे थे वो आज भी बरकरार है। और कहा जाए कि जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी कि कोशिशें हैं कि तमाम चीज़ें दुरुस्त जाएंगी। और लगातार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई ऐसी जो फ्लाइट्स हैं वो लगातार कैंसिल हैं। और ये सिलसिला इसलिए जारी है क्योंकि कोशिशें ये थी कि जिस तरीके से इंडिगो की तमाम फ्लाइटें जो हैं वो कैंसिल है। चंडीगढ़, देहरादून और वडोदरा और कहा जाए कि जयपुर, ऐसी तमाम फ्लाइटें हैं जो लगातार कैंसिल हो रही हैं। और कहा जा रहा था कि कोशिशें ये होंगी कि सामान्य किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तस्वीर बदली हुई नहीं लग रही है। इंडिगो काउंटर है और रिजर्वेशन जो काउंटिंग है यहाँ पे लगातार वो लोग पहुँच रहे हैं जिनको अपनी ये चीज़ समझनी है कि क्या वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन बतौर मैसेज करके दिया जा रहा है कि आज आपकी फ़्लाइट डिले है या कैंसिल है। और कुछ लोग जो कनेक्टिंग फ़्लाइट से हैं वो डायरेक्ट जब यहाँ आ रहे हैं तब उनको इनकी जानकारी मिल रही है कि उनकी फ़्लाइट संभवतः कल जाएगी, कैंसिल होगी, रद्द होगी। आप लोगों की फ़्लाइट टाइम पे है? अभी इन्होंने दोबारा से टिकट इशू की है सर, तो लेट्स सी कि अभी क्या होगा। लेट्स क्रॉस ऑफ फिंगर्स। कब जाना था आपने? हमारे 5 तारीख को जाना था। डेली 2-3 बार टिकट लेते हैं। अच्छा, मतलब रोज फ्लाइट मिलते हैं, हाँ। और फिर कैंसिल हो जाता है। अभी भी हमें 2 बजे का मिला है, वैसे हम 5 तारीख से कंटिन्यूस जा रहे हैं। और हमें बैंगलोर जाना है और 5 तारीख की फ्लाइट थी रात को। और हम जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट पे आते हैं, यहाँ बैठे तो बहुत लंबा क्यू था, 2-2 घंटे लगे। ये समझना चाह रहा हूँ, इंडिगो ये कह रही है कि हालात सामान्य हो रहे हैं और हम उनको मैसेज कर रहे हैं। और सीधे आपको लिए चलते हैं संसद, जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त संबोधित कर रही। उसका संघर्ष, उसका साहस, उसकी नैतिकता, उसका जो बल था कि ब्रिटिश साम्राज्य उसके सामने झुका। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम उस आधुनिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है जिसने भारत के लोगों को एक राजनीतिक और नैतिक आकांक्षा से जोड़ा, जिसने भारत के लोगों को एक साझा नियति के उत्तराधिकारी, एक साझा भविष्य के निर्माता के रूप में देखा। लेकिन आज की ये बहस मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। जैसे मैंने कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? हमारा यहां मकसद क्या है? जनता से हमें दिया गया दायित्व, जनता का विश्वास, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि अब इस मोड़ पर हम इस सदन में अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे।
आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका भी बोल लेंगे, समय आएगा तो उसका भी बोल लेंगे, बल्कि कल समय आ रहा है, चुनाव पे चर्चा होगी, उस पे भी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया, और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा आज विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। ये वंदे मातरम पे ही है। और आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, सबसे श्योरिटी है। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। मैं उदाहरण दे देती हूं। सर मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने
ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। दे रही हूं, अरे दे रही हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे। 1882 में 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वे मन बनाते थे, वे हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति ये है, इस गीत का हमारे देश से जुड़ाव ये है। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में, अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूं। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र